Okay. Very good morning to all of you. Welcome back to the class of electrical measurement. लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया जितने भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिक्स और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे रह गए थे. ये बहुत ही क्विक हम इनको डिस्कस करेंगे. उसके बाद मेज़रमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी पे चलेंगे. ठीक है. तो तीन है बेसिक. एक RTD आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल. बेसिक पॉइंट एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे इसका कि RTD आपका क्या है. सारे एक तो ट्रांसड्यूसर्स हैं. ठीक है. और ट्रांसड्यूसर्स की बात करें तो ये दोनों आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर्स हैं. थर्मोकपल जो है वो आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है. तो प्रिंसिपल की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. तो चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर प्रिंसिपल की आप लिख लीजिए. चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज ऑफ हीटर, हीटिंग मटेरियल जो भी हम यूज़ करेंगे. ठीक है. तो वही RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी. ठीक है. तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मेटल्स का ज़्यादातर. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ठीक है. यहाँ पे क्या लगता है प्रिंसिपल. यहाँ पे भी यही है कि चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है यहाँ पे. तो थर्मिस्टर में हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल. चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद टेम्परेचर. ठीक है. तो मेटल है, यहाँ पे मेटल था तो यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. यहाँ पे आप लिख लीजिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. सेमीकंडक्टर में होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. ठीक है. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा. सिंटर्न ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड से बनता है जो आपका थर्मिस्टर होता है. ठीक है. थर्मिस्टर आपका एक तो मेटल ऑक्साइड या फिर हम क्या बोलते हैं सिंटर्न ऑक्साइड. ठीक है. थर्मोकपल सीबेक प्रिंसिपल पे. थर्मोकपल भी किस पे काम करता है, सीबेक प्रिंसिपल पे. क्या कहता है सीबेक प्रिंसिपल, सीबेक इफेक्ट सुना है. सीबेक इफेक्ट दो डिसिमिलर अगर आपके मेटल हैं, वर्क फंक्शन अलग अलग है और उनमें अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहाँ EMF इंड्यूस्ड होगा. तो डिसिमिलर अगर मेटल हैं उनका जो जंक्शन होगा, अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों मेटल का और वर्क फंक्शन दोनों का अलग है तो उन पे EMF इंड्यूस्ड होगा. ठीक है. तो ये सीबेक प्रिंसिपल के हिसाब से आप समझ जाएंगे. और तो जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा E आपका होगा कुछ A डेल टी प्लस B डेल टी स्क्वायर. ऐसा. ये कोफिशिएंट्स के भी कुछ कॉमन वैल्यूज़ होती हैं. ये जो आपका E होता है ये माइक्रोवोल्ट में आता है. EMF जो इंड्यूस होगा तो उस हिसाब से जो कोफिशिएंट A है उसकी कुछ आपकी वैल्यू 40 to 50 माइक्रोवोल्ट पर सेंटीग्रेड होती है. और जो दूसरा वाला कांस्टेंट है B उसकी कुछ 2 से 3 माइक्रोवोल्ट पर सेंटीग्रेड स्क्वायर. इसकी कुछ एक जनरल वैल्यू है. अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कभी कि इसके आसपास में कुछ रेंज रहा तो हम टिक कर सकते हैं. ठीक है. ट्रांसड्यूसर्स हैं ये भी लिख लेंगे. ये हमारा
पैसिव ट्रांसड्यूसर है, ये भी पैसिव है, ये एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यहाँ ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। स्केल, यहाँ रिवर्स स्केल होता है। नॉन लीनियर तो सारे ही हैं, लेकिन नॉन लीनियरिटी भी कैसी? यहाँ रिवर्स स्केल है, यहाँ आपका है एक्सपोनेंशियल नॉन लीनियरिटी है, यहाँ आपकी है एक्सपोनेंशियल नॉन लीनियरिटी। ठीक है, नॉन लीनियर तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पे रिवर्स स्केल है, यहाँ एक्सपोनेंशियल नॉन लीनियरिटी है, यहाँ पे थर्मोकपल में आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक नॉन लीनियरिटी, क्वाड्रेटिक नॉन लीनियरिटी। नोट करते जाएंगे सारे पॉइंट्स। आरटीडी में जो मटेरियल होता है, मटेरियल हम यूज़ करते हैं कुछ टेम्परेचर रेंज, स्टेबल टेम्परेचर रेंज तक के लिए, कुछ निकिल, कॉपर, प्लेटिनम जनरली यूज़ करते हैं। तो उसमें निकिल और कॉपर है, प्लेटिनम है। तो निकिल की जो है सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कॉपर प्लेटिनम जो है वो टेम्परेचर रेंज बहुत लंबा होता है, स्टेबल। अगर मैं प्लॉट थोड़ा डिस्कस करूँ, अगर हल्का दिख रहा हो तो इस तरह का, मान लो ये निकिल है, ये कॉपर है और ये प्लेटिनम है। ये आपका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का जो प्लॉट है, ठीक है, निकिल, कॉपर, प्लेटिनम। तो निकिल की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है, स्लोप सबसे ज़्यादा है ना, वही सेंसिटिविटी होती है, वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्लेटिनम का स्टेबल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज तक वो स्टेबल है। तो प्लेटिनम जनरली हम यूज़ करेंगे यहाँ आरटीडी में, जो मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है, जिस मेटेलिक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इनकी सेंसिटिविटी के टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीनियरिटी के टर्म में अगर बात करें कि कौन नॉन लीनियर सारे हैं, कौन ज़्यादा नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियरिटी के टर्म में अगर बात करें तो इनका अगर सीक्वेंस बनाएं तो सबसे ज़्यादा नॉन लीनियर आपका होगा थर्मिस्टर। ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉन लीनियर थर्मिस्टर, फिर क्वाड्रेटिक नॉन लीनियरिटी है थर्मोकपल की, तो उसके बाद थर्मोकपल, और लास्ट में आपका आरटीडी। ठीक है, लेकिन यही अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो थर्मोकपल तो रहेगा, अरे सॉरी, थर्मिस्टर जो है सेंसिटिविटी में भी सबसे आगे है, इसके बाद आरटीडी आ जाएगा। इसकी सेंसिटिविटी आपके थर्मोकपल से ज़्यादा होगी। थर्मिस्टर में आपको टेम्परेचर रेंज का एक पता है कि नेगेटिव टेम्परेचर रेंज भी रहता है, मतलब समझिए कुछ -15 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ 65 डिग्री सेंटीग्रेड या आगे भी मेज़र करता है। और फ्रीक्वेंसी रेंज अगर हाई चाहिए तो थर्मोकपल 50 मेगा हर्ट्ज तक भी यहाँ पे मेज़रमेंट हो सकता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर मेज़रमेंट करना है, हाई फ्रीक्वेंसी में, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो थर्मोकपल। ठीक है, तो ये समराइज रखेंगे दिमाग में कि आपका आरटीडी जो है वो मेटल में वही रेजिस्टेंस चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मेटल्स का, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस
बढ़ेगा ऐसा। और थर्मिस्टर में सेमीकंडक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। प्रिंसिपल वही है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होगा बट इन्वर्स चेंज होगा। और तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड इसलिए यूज़ करते हैं, सिंटन ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का, ताकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहे। ठीक है। अब बाकी ट्रांसड्यूसर दोनों पैसिव हैं, ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। सीबेक इफेक्ट क्या कहता है कि दो डिसिमिलर मेटल हो, उनका जंक्शन है, अगर उसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो दोनों में तो वहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है। उसके बाद स्केल की बात करते हैं तो सारे नॉन लीनियर हैं, लेकिन इसमें जो है वो रिवर्स स्केल है, यहाँ एक्सपोनेंशियल नॉन लीनियरिटी है, मतलब कुछ इस तरह का। ठीक है। और यहाँ क्वाड्रेटिक नॉन लीनियरिटी रहेगी, मतलब कुछ इस तरह का। ठीक है। तो अगर नॉन लीनियरिटी के टर्म में देखें, सीक्वेंस बनाए, तो चूँकि एक्सपोनेंशियल है तो सबसे ज़्यादा नॉन लीनियर थर्मिस्टर है, क्वाड्रेटिक वाला भी उसके बाद थर्मोकपल, और देन ये आरटीडी। लेकिन सेंसिटिविटी की बात करें तो थर्मिस्टर के बाद आरटीडी सेंसिटिव ज़्यादा है, थर्मोकपल की सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। ठीक है। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस थर्मल इंस्ट्रूमेंट का ये रख के चलेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और मैं कर दूं, कई बार उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, जो हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो जितने आपके मेटल्स हैं, जितने मेटल्स हैं, चाहे ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 हो, पीरियोडिक टेबल में जितने हैं, इनमें सब में आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मिलेगा। जितने मेटल हैं सबका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जितने सेमीकंडक्टर हैं या फिर इंसुलेटर हैं, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर, इन सब में मिलेगा आपको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि H2SO4 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट, जीरो। ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप्स में बता दे रहा हूँ। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एक मटेरियल तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और आपका मैग्नीन मटेरियल है, मैग्नीन भी कई बार यहाँ हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट में। मैग्नीन है अगर, तो मैग्नीन का होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका होता है कांस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। प्लेटिनम और इरिडियम का आपका होता है 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट। प्लेटिनम, इरिडियम 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जितने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब H2SO4 वगैरह जो हो गया, जितने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे, इन सब का भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार सीधे इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पॉजिटिव है, क्या है। क्योंकि ऑप्शन 4 फिक्स है इसमें, नेगेटिव, पॉजिटिव, कांस्टेंट, 0। मटेरियल के हिसाब से आपको बताना है ऑप्शन। ठीक है। तो पहले आपको इतना जज अगर कर पाते हैं कि जो भी मटेरियल का बात कर रहा है वो मेटल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है कि इलेक्ट्रोलाइटिक है, इतना समझ जाते हैं तो आंसर आपके सामने है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम पावर और एनर्जी मेजरमेंट की तरफ। पावर मेजरमेंट की बात करेंगे पहले। तो पावर या तो डीसी पावर हो सकती है आपकी, जो डीसी पावर है वो सिंपल आपका VI,
डीसी वोल्टेज, डीसी करंट। और एसी में जो पावर है वो सिंगल फेज हो सकती है, 3 फेज हो सकती है। सिंगल फेज में आपको पता है P = VI cos फाई, ये सब जो भी हम बात कर रहे हैं ट्रू पावर, एक्टिव पावर, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें रिएक्टिव पावर भी है VI sin फाई, अपरेंट पावर भी होते हैं VI। अभी हम सिर्फ एवरेज पावर की या फिर ट्रू पावर की बात कर रहे हैं, जो यूज़फुल पावर है। 3 फेज की बात करें तो लाइन के टर्म में हमारा होता है √3 VL/IL cos फाई, या फेज के टर्म में आप लिखना चाहें तो 3 VPH/IPH cos फाई। ठीक है, तो ये मेज़रमेंट हम पढ़ेंगे। पहले डीसी पावर के लिए कौन कौन सा मेथड्स हैं, फिर एसी पावर में आपके वाट मीटर्स आ जाएंगे। तो सिंगल फेज वाट मीटर में कौन सा यूज़ करेंगे, सिंगल वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, 3 फेज पावर मेजरमेंट के लिए तो 2 वाट मीटर मेथड होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बाकी सिंगल फेज में भी क्वेश्चंस बनते हैं कि 1 वाट मीटर से कैसे रीडिंग क्या होती है वाट मीटर की। तो जो हमने इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पढ़ा तो रीडिंग तो लेते हैं वैसे ही, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हम करते जा रहे हैं, कुछ एजम्पशंस करते हैं। जो वाट मीटर होता है उसमें कुछ एजम्पशंस करेंगे, और उन एजम्पशंस के हिसाब से अगर नहीं रहता है वाट मीटर तो उसमें एरर आता है, वो एरर भी डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले डीसी का ही डिस्कशन करेंगे। डीसी पावर मेजरमेंट के लिए एक मेथड हमारे पास आता है एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, और एक होता है वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। ठीक है, तो पहले मान लो हम वोल्ट मीटर एमीटर मेथड देखते हैं। तो कुछ है नहीं, सिंपल वोल्ट मीटर पहले लगा हुआ है और एमीटर बाद में, मतलब सप्लाई दिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए और इधर आपका एमीटर लगा दिया लोड के साथ। ये डीसी सप्लाई यहाँ पे, यहाँ मान लो लोड है RL, इसमें RA इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इसमें RB है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये। ठीक है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। तो जो ट्रू पावर होगी वो क्या होगी, ट्रू पावर अगर देखें, मान लो ये IL है, एमीटर से भी यही करंट जा रही है IA, तो जो भी लोड में जा रही है, लोड का मान लो वोल्टेज VL है अक्रॉस, तो VL IL समझे, तो P ट्रू होगी जो, वो क्या होगा VL IL। और जो P मेजर्ड होगी, मेजर्ड मतलब क्या, जो वोल्ट मीटर का रीडिंग और इंटू एमीटर का रीडिंग। ठीक है, तो P मेजर्ड जो होगी वो होगी वोल्ट मीटर का रीडिंग। ठीक है, यहाँ जो भी सप्लाई वोल्टेज हम मेज़र कर रहे हैं V, और IL हाँ करंट इसमें तो IL ही जा रही है। ठीक है, करंट इसमें जा रही है IL ही एमीटर में जा रहे थे करंट। V को अब थोड़ा सा, अगर V हमारा ये वोल्टेज है ना, ठीक है, लेकिन VL नहीं है, तो क्या क्या है उसमें, अगर हमको इसको भी माने KVL लगा दें तो क्या मिलेगा हमको, ILRA V = ILRA प्लस ILRL, ये मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख लें ILRA और प्लस ILRL, किसकी जगह लिख दिया, V की जगह, चलेगा। ये भी तो यही है सप्लाई जो था, यहाँ पे ये ड्रॉप ILRA का और ये ILRL। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर दें, तो IL² RA और प्लस IL² RL। इसकी अगर बात करें, जो ट्रू पावर थी वो क्या है, उसमें अगर देखा जाए VL RL कहिए या फिर IL² RL कहिए, एक ही बात है। इसका मतलब ये जो हम कह रहे हैं ये ट्रू पावर है हमारा,
ठीक है। तो ये पी मेजर्ड जो है वो क्या हो गया, ये हो गया पी ट्रू ये वाला, और प्लस ये आई एल स्क्वायर आर ए। अब उसको आप आई एल स्क्वायर आर ए कहें चाहे आई ए स्क्वायर कहें, एमीटर से भी वही करंट जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पी मेजर जो है पी ट्रू से कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे एरर जो है वो हमारी पॉजिटिव एरर आएगी। तो एरर लिखेंगे, क्या आएगी आपकी एरर, एरर होती है पी मेजर्ड माइनस पी ट्रू डिवाइड बाई पी ट्रू। पी मेजर्ड माइनस पी ट्रू कितना आएगा, यही आई एल स्क्वायर आर है, यही एक्स्ट्रा है ये चीज़, ठीक है। और डिवाइड बाई पी ट्रू, पी ट्रू मतलब आई एल स्क्वायर आर एल, ठीक है। पी ट्रू आपको वी एल आई एल लिखिए या फिर आई एल स्क्वायर आर एल लिखिए, बराबर बात है। तो यहाँ से आई एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। एक कंक्लूजन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कंक्लूजन हम देख रहे हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस है आर एल वो नीचे है, आर ए आपका एमीटर का रेजिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी वी ए मेथड है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, इसमें हम क्या प्रेफर करेंगे, हम चाहेंगे कि ये एरर कम हो। एरर तो हर जगह कम चाहते हैं, कम कैसे होगा, जब आर एल ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हाई रेजिस्टेंस जहाँ लोड है वहाँ हम पावर मेजरमेंट के लिए वी ए मेथड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। लिख लेंगे ये कंक्लूजन, वी ए मेथड इज़ प्रेफर्ड फॉर पावर मेजरमेंट is preferred for power measurement of high resistance load, ठीक है। तो लोड जहाँ रेजिस्टेंस हाई होगा वहाँ हम वी ए मेथड यूज़ करेंगे पावर मेजरमेंट के लिए, ताकि हमारा एरर जो है वो कम हो सके। और ये हमने इतनी चीज़ें की, और ये सब एक लाइन में क्वेश्चन आना होता है कि भाई वी ए में कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अगर हाई रेजिस्टेंस के लिए पावर यूज़ करना है, या फिर वी ए मेथड यूज़ करेंगे किसके लिए होता है, हाई रेजिस्टेंस कम लो रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो लेकिन आपको एक पूरा हिसाब किताब पता रहे, ताकि छोटे कभी न्यूमेरिकल बनते हैं कहीं कुछ चेंज करके, तो उसका भी आपको पता रहे क्या चेंज आया, हमको क्या चेंज करना है उसमें। अगला है इसी की तरह ए बी मेथड, ये वी ए मेथड हो गया, हाँ। ठीक है, ओके। ए बी मेथड, ए बी मेथड मतलब पहला करंट एमीटर लग जाएगा, उसके बाद वोल्ट मीटर लगेगा, वोल्ट मीटर हमारा लोड के अक्रॉस, यहाँ मान लो करंट आई ए है, ये आई एल है, ये आई बी है, इसका रेजिस्टेंस आर बी है, इसका रेजिस्टेंस आर ए है, यहाँ आर एल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखिए पी ट्रू पावर क्या होगी, आई एल स्क्वायर आर एल, ठीक है, या फिर वी एल आई एल जैसा भी कहें, आई एल स्क्वायर आर एल। मेजर्ड पावर क्या होगी, जो वोल्टमीटर का रीडिंग और जो एमीटर का रीडिंग, यही है। वोल्टमीटर का रीडिंग क्या है,
हैं, एमीटर में जा रही है तो आई ए बोल दिया, वो लोड में जा रही है, ये वोल्ट मीटर में जा रही है। अब मेजर्ड पावर क्या है, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर तो वी एल ही है, वोल्ट मीटर का रीडिंग वी एल ही मानेंगे, लोड के पैरेलल में ही है वोल्टेज जो है, वी एल कह लो चाहे आई एल आर एल कह लो। और करंट की रीडिंग जो है आई ए है, अब वो है क्या, आई एल प्लस आई वी, तो हम इसको मान लें आई एल प्लस आई वी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो वी एल आई एल मतलब वही आई एल स्क्वायर आर एल, एक ही बात है, और वी एल आई वी ये पावर है, वी एल आई वी कह लो या फिर तुम वी स्क्वायर बाई आर वी कह लो, वी एल स्क्वायर बाई आर वी कह लो, चलेगा। सेम इसकी पावर है, वी एल इंटू आई वी कह लो चाहे वी एल स्क्वायर बाई आर वी कह लो, तो प्लस वी एल स्क्वायर बाई आर वी, ठीक है। तो अब तुमको ये मालूम है कि ये हमारे ट्रू पावर है, ये एडिशनल है, तो पी मेजर्ड क्या आ गया, पी ट्रू प्लस वी एल स्क्वायर बाई आर वी। एरर निकाल देंगे, पी मेजर्ड माइनस पी ट्रू, तो क्या आ गया, वी एल स्क्वायर बाई आर वी डिवाइड बाई वी एल स्क्वायर बाई आर एल, चलेगा। आर एल बाई आर वी, आपका एरर आ गया आर एल बाई आर वी, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकालें अब, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस से मतलब नहीं होता है, जो लोड में हमारा लगा हुआ है वो, तो लोड रेजिस्टेंस लो तभी एरर लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए वी मेथड है पावर मेजरमेंट का, हम लो रेजिस्टेंस के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि लो रेजिस्टेंस रहेगा इस मेथड में एरर कम हो जाएगा उसका, ठीक है। तो लिख लेंगे कि ए वी मेथड विल बी प्रेफर्ड फॉर पावर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस लोड। लो रेजिस्टेंस लोड, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हमारा डीसी पावर का हिसाब किताब रहा। अगर ये कोई कह दे कि दोनों एरर बराबर करना है, दोनों ऐसा करो, कुछ कंडीशन बताओ कि दोनों एरर बराबर हो जाएं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया था। टू इक्वेट एरर्स, दोनों कनेक्शन से जो एरर आ रहा है उसको बराबर करना हो, तो सिंपल सी बात है कि आई एल स्क्वायर आर एल आर ए, ये थी वहाँ पे एरर, इसको हमको बराबर कर देना है वी एल स्क्वायर आर वी के। क्या क्या है इक्वेट किया है, दोनों एरर को बराबर करना है। अगर हमें जो पहले वाले कनेक्शन में एरर आई, जो इस वाले कनेक्शन में एरर आई, तो उसमें ये एरर थी, इसमें ये है, तो इस पर एक कंडीशन आ सकती है कभी कि हाँ, अब दोनों को हम अगर उसके टर्म में लिख दें, इसको भी वोल्टेज के टर्म में लिख दें, हैं वी एल स्क्वायर अपॉन आर ए करके इस तरह से, तो उसके मतलब कुछ वी इक्वल टू अंडर रूट आर ए, इस तरह का कंडीशन बनेगा। वो कई बार वो कंडीशन आ जाता है पूछने के लिए कि दोनों अगर एरर इक्वल हैं तो बताइए। तो अगर तुम इसको सेट करना चाहो तो क्या लिखोगे, वी एल आई एल कर दो अगर एक साइड, तो ये आर वी आर ए हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा वी एल आई एल का स्क्वायर इक्वल टू आर वी आर ए, और वी एल आई एल है क्या, आर एल है,
तो इसका मतलब एक कंडीशन क्या आ गई, आर एल शुड बी इक्वल टू अंडर रूट आर ए आर बी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। ए बी ए और ए बी मेथड के एरर्स जो हैं उनको अगर इक्वल हो जाएं तो लोड रेजिस्टेंस बताइए, एमीटर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दिया होगा, तो तीनों वैल्यू में से कुछ भी दे के कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हमने कि एक तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए अगर पावर मेज़र करना है तो कौन सा फॉलो करना है, ए बी मेथड। हाई रेजिस्टेंस के लिए वी ए मेथड। और ये कह दिया कि दोनों को रेजिस्टेंस, दोनों में जो एरर आया है कनेक्शन के वजह से, उन दोनों को एरर को अगर बराबर करना हो तो क्या कंडीशन आएगी, तो ये कंडीशन ध्यान में रहेगा। ठीक है, सीधे न्यूमेरिकल इस पे आएंगे। चलो एसी पावर की तरफ चलते हैं। एसी पावर वाट मीटर से मेज़र करेंगे। सिंगल फेज अगर पावर है, सिंगल वाट मीटर से कर रहे हैं मेज़र, सिंगल फेज पावर है, तो वाट मीटर से मेज़र करने का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आप करंट कॉइल में जो कॉइल है, अगर वाट मीटर की मैं रीडिंग लिखना चाहूँ, कैसे लिखते हैं वाट मीटर की रीडिंग, तो करंट कॉइल में जो कॉइल है, करंट है ICC, और जो आपका प्रेशर कॉइल का वोल्टेज है VPC। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है उसका कोसाइन। इस तरह से हम रीडिंग लिखते हैं। और ये आया कैसे है, आता कैसे है, इसके लिए अलग चक्कर है। तुम कहोगे कि सर इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाट मीटर का रीडिंग तो आप ऐसे लिखते थे कि आई dm/d थीटा, ऐसा करते थे। इसका मतलब दो कॉइल्स हैं, ICC है और IPC है, तो हम क्या लिखेंगे कि ICC और IPC, और अगर AC था तो हम कॉस वाला भी लगाते थे, कॉस ऑफ कौन सा एंगल, ICC और IPC के बीच का एंगल, ये काम करते थे। तो इसमें सर ये कैसे आ गया अभी VI cos फाई। अंत में मामला आना है यहीं पे VI cos फाई, जो पावर के प्रोपोर्शनल होता है वाट मीटर की रीडिंग। तो क्योंकि जैसे Vm sin ओमेगा t है, ठीक है, और एक वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t, करंट है Im sin ओमेगा t माइनस फाई, तो इंस्टेंटेनियस अगर वैल्यू निकालोगे तो Vm Im sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t माइनस फाई। अब इसको 2 sin A sin B लगा दोगे इसमें, ठीक है, sin 2A करके, तो इसको जब एवरेज निकालोगे तो यही आएगा VI cos फाई। पहले भी हमने किया हुआ है सर्किट में। तो दोनों को इंस्टेंटेनियस वैल्यू को एवरेज जब लोगे तो आ जाएगा VI cos फाई। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रू पावर या एवरेज पावर जो है वो होता है VI cos फाई। तो बेसिकली तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तुम्हारा अगर मैं चलो वहाँ लेके जाता हूँ तुमको, तो तुम कहते हो कि वाट मीटर की रीडिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ICC में जो करंट थी वो करंट, और जो प्रेशर कॉइल में करंट थी IPC, ठीक है, और कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल, दोनों करंट के बीच का एंगल ICC IPC, और फिर dm/d थीटा। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का होता था, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये होता था। अब इसमें तुम एक एजम्पशंस लेते हैं, दो एजम्पशंस ध्यान में रखेंगे। वाट मीटर में क्या एजम्पशंस लेते हैं, एजम्पशंस लिख लेंगे जब पावर मेजरमेंट कर रहे हैं, दो एजम्पशंस लेके चलते हैं, उसकी वजह से हमारा ये फाइनल ये चीज़ हम ध्यान देते हैं। तो पहला एजम्पशंस क्या है कि करंट कॉइल में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी वोल्टेज ड्रॉप इन करंट कॉइल। नो वोल्टेज ड्रॉप इन करंट कॉइल, ठीक है। एजम्पशंस भी बहुत अच्छे से ध्यान, क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाट मीटर का मेजरमेंट के लिए क्या एजम्पशंस हैं। तो वाट मीटर में अलग एजम्पशंस होते हैं, एनर्जी मीटर में अलग एजम्पशंस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं लड़के कई बार उसमें। दूसरा एजम्पशन इसमें क्या है कि प्रेशर कॉइल प्योरली रेजिस्टिव होनी चाहिए। वोल्टेज कॉइल जो है या फिर प्रेशर कॉइल जो है, वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल शुड बी प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली
रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव होने का मतलब क्या कि प्रेशर कॉइल में जो वोल्टेज है और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो हमने एजम्पशन लिया कि प्रेशर कॉइल प्योरली रेजिस्टिव हो, मतलब उसमें इंडक्टेंस बिल्कुल ना, मतलब उसका वोल्टेज और उसका करंट दोनों सेम फेज में हो। अगर ऐसा हम कह लेते हैं तो हम यहाँ आईपीसी को लिख सकते हैं, आईसीसी तो ठीक है, आईपीसी को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा आरपीसी, प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस वीपीसी कह लो या फिर वी ही कह लो। वी ही क्यों कह पा रहे हैं, दोनों एजम्पशंस लग गए यहाँ पे। क्यों, मान लो तुम्हारा इस तरह से है, ये करंट कॉइल है, लोड के साथ सीरीज में लगा हुआ है, और ये आपकी प्रेशर कॉइल है, इधर सप्लाई दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, पहला तो कह रहे हैं कि इसमें कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए, करंट ड्रॉप नहीं होने का मतलब जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज है, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि VPC है वो आपका VL ही है, यही मतलब हो गया। जो इस प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है वही यहाँ वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं हुआ, ये एजम्पशन है हमारा। ठीक है, अब ये एजम्पशन हो गया। दूसरा एजम्पशन कह रहे हैं कि ये पूरा रेजिस्टिव है, इसका मतलब इसमें जो भी करंट है IPC वो इसके क्रॉस वोल्टेज VPC के फेज में है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया IPC को VPC बाई RPC लिखना चाहते थे हम, लेकिन एक एजम्पशन ये भी था कि VPC हमारा VL है, तो वो भी लिख दिया। अब आपको मालूम था कि इसके बीच का एंगल था करंट के बीच का, तो अब ये तो V हो गया, तो V हो गया मतलब लोड का वोल्टेज, और करंट भी लोड का है, तो इसका मतलब लोड के पावर फैक्टर पर काम चल जाएगा, इसलिए हमने cos फाई लिख दिया। cos जो लिखने वाले हैं आगे cos फाई, तो ये हो गया VI और यहाँ हो गया cos फाई DM बाई डी थीटा। तो यहाँ से हमारा ये हो गया कि TD जो है वो प्रोपोर्शनल है आपके ट्रू पावर या एवरेज पावर के, क्योंकि हमारे पास VI cos फाई आ गया, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये डायरेक्ट चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि है तो ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर ना, तो चलना तो चाहिए प्रिंसिपल भाई इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट का कि भाई करंट इसमें दोनों करंट के बीच के एंगल का कॉस और DM बाई डी थीटा टॉर्क। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा एजम्पशंस दो माने हमने, उसकी वजह से हमारा दिख रहा है कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एवरेज पावर हो गया। तो अब फिलहाल जो हमारा वाटमीटर का रीडिंग होगा, क्या दिमाग में रखेंगे कि प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज क्या है, करंट कॉइल में करंट क्या है, और इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या है, VI cos फाई। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि हमेशा VI cos फाई भी, इसका कई बार घुमाते कैसे हैं, प्रेशर कॉइल जो है कहीं और कनेक्ट कर दिया है, करंट कॉइल लगा दिया लोड पे, उसको कहीं और से है, तो पूरा फोकस तुमको करना है कि प्रेशर कॉइल का वोल्टेज क्या है, चाहे जहाँ से भी आ रहा हो, इंडिविजुअल उस पर फोकस। करंट कॉइल में करंट कैसे भी जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, इंडिविजुअल उस पर फोकस। उसके बाद फिर दोनों में क्या एंगल हो सकता है पॉसिबिलिटी, उस पर फोकस। तीनों इंडिविजुअल फोकस करेंगे तब जाके पावर का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हमारा VI इधर से आया, V इधर से आई, कोई भी VI cos फाई कर दें, तो घुमाने फिराने के लिए अगर अच्छा स्टैंडर्ड पेपर आया तो इस तरह की भी चीज़ें आ सकती हैं। तो हालांकि ये सब क्वेश्चन गेट में ही आते हैं ज़्यादातर, ऐसे घुमाने वाले बहुत, कि कनेक्शन कहीं और कर दिए प्रेशर कॉइल का, ऐसा कहीं और कर दिए, ऐसे JEE के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। इसमें JEE के एग्ज़ाम में ज़्यादातर अभी हमने जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, एजम्पशंस हो गए, ठीक है, इसके बाद कुछ एरर होता है इसमें, वो उसके डायरेक्ट पॉइंट आते हैं। बाद में फिर 2 वाटमीटर मेथड में जब हम जाते हैं, 2 वाटमीटर मेथड, उसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि भाई 2 वाटमीटर है, 1 वाटमीटर नहीं रीड कर रहा है, 1 रीड कर रहा है, पावर फैक्टर कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन सीधे। 1 वाटमीटर नेगेटिव रीड कर रहा है, 1 पॉजिटिव रीड कर रहा है, पावर फैक्टर कितना होगा, ठीक है, 1 डबल रीड कर रहा है, कितना होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। अब एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने क्या एजम्पशन किया कि प्रेशर कॉइल शुड बी प्योरली रेजिस्टिव, और एनर्जी मीटर पढ़ेंगे तो वहाँ एक एजम्पशन करते हैं प्रेशर कॉइल शुड बी प्योरली इंडक्टिव। शायद ध्यान हो तुम्हें कभी मीटर एनर्जी मीटर या कुछ पढ़ा हो तो, वो वहाँ भी जाएंगे। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के
प्रेशर कॉइल यार इंडक्टिव था प्योरली कि रेजिस्टिव था, तो वाट मीटर के लिए शुड बी प्योरली रेजिस्टिव, एनर्जी मीटर के लिए शुड बी प्योरली इंडक्टिव। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं घुमा फिरा के, ये दोनों आते हैं ताकि कंफ्यूज हो, कोई लड़का रेजिस्टिव लगाए कोई इंडक्टिव लगाए, क्योंकि उसको ये ध्यान नहीं आता कि वाट मीटर का था कि एनर्जी मीटर का था। दोनों में चीज़ वही है, वहाँ भी करंट कॉइल प्रेशर कॉइल रहता है, एनर्जी मीटर में भी फिक्स कॉइल मूविंग कॉइल, यहाँ भी सेम वही है काम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे अलग से हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। प्रेशर कॉइल क्योंकि हम प्योरली रेजिस्टिव मान रहे हैं, वहाँ थोड़ा भी अगर इंडक्टेंस आए उसकी वजह से एरर आएगा, वो हम प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जब इंडक्टेंस की वजह से एरर आ रहा है, इसका मतलब तुरंत हमें रिकॉल हो जाएगा कि प्योरली रेजिस्टिव था वाट मीटर में। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा रिकॉल करेंगे, जब भी कंफ्यूज होंगे तो वो हम पढ़ेंगे एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। ठीक है, तो हम चाहते थे प्योरली रेजिस्टिव हो हमारी प्रेशर कॉइल, बट उसमें अगर कुछ इंडक्टेंस आ जाता है तो वहाँ से एरर आती है। तो इंडक्टेंस आ जाएगा तो सिर्फ रेजिस्टेंस ना हो के उसके साथ कुछ इंडक्टर भी आएगा। तो इम्पीडेंस अगर हम कहें ZPC का क्या हो जाएगा, तो RPC प्लस कुछ J ओमेगा LPC, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ तो बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर बीटा, और फिर इसमें अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो Z, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट RPC स्क्वायर प्लस ओमेगा LPC का स्क्वायर। ठीक है, और एक अगर एंगल लिखना चाहें बीटा एंगल, तो क्या होगा tan इनवर्स ओमेगा LPC बाई RPC। ठीक है, x बाई R, या फिर cos फाई cos बीटा के टर्म में लिखने जाओ तो क्या लिखोगे R बाई Z। ठीक है, ये सब चीज़ तो मालूम है बेसिक। अब इसमें आप अगर देखेंगे ये ट्रू वैल्यू पिछले जो हमने किया वो थी। ठीक है, अब इसकी वजह से जो एरर आएगी, अब हम जो क्या मेज़र कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ इंडक्टेंस आ गया प्रेशर कॉइल में, तो अब हमारा रीडिंग किस तरह से होगा। तो वहाँ तुम देखोगे क्या आ जाएगा, ICC तो ठीक है, करंट कॉइल में जा रहा है करंट। VPC को जो तुमने सीधे लिख दिया V बाई आई सीधे लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम फेज में थे, तो कॉस जो एंगल था वो भी लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ICC तो करेक्ट है, V बाई तुमने क्या लिख दिया वहाँ पे, V बाई R लिख दिया था ना, तो अभी R तो है नहीं, अभी तो Z है। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे V बाई ZPC। ठीक है, और एंगल जो तुमने फाई लिख दिया था, क्यों? क्योंकि V जो है वो सेम वोल्टेज था टर्मिनल का, और ये दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था करंट और वोल्टेज के बीच में, क्योंकि एंगल जो बेसिकली लिख रहे हैं हम दोनों करंट के बीच का लिख रहे हैं, करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए कॉस फाई ही ले लिया। अब अगर डायग्राम बनाओगे तुम, फेजर बनाए, तो मान लो ये V का है, VPC जो भी है, V है या VPC है, एक ही बात है, क्योंकि ड्रॉप वाला एजम्पशन तो अभी भी चल रहा है कि ड्रॉप नहीं है CC में। अब मान लिया ये है आपका बीटा IPC। अब IPC फेज सेम फेज में नहीं रहेगा ना V के, क्योंकि इंडक्टर आ गया है, तो अब लैग करेगा वो कुछ बीटा से। और ये रहा मान लीजिए आपका लोड करंट का एंगल ICC जो है, ICC तो लोड में जा रही है और लोड का ही वोल्टेज है VPC, तो वहाँ जो भी एंगल है ये पावर फैक्टर एंगल ही है बेसिकली फाई। तो अब ये दोनों करंट के बीच का एंगल कितना हुआ, फाई माइनस बीटा। तो यहाँ जो हम कॉस यूज़ करने वाले हैं, हम क्या यूज़ करें, कॉस फाई माइनस बीटा।
तो यहाँ जो कॉस यूज़ करने वाले हैं हम लिखेंगे कॉस 5 माइनस बीटा, आगे डी एम बाई डी थीटा सब, ठीक है, ठीक है। और जेड पी सी को हम क्या लिख लें, यहाँ से कर लें कुछ आर पी सी बाई कॉस बीटा, कर सकते हैं। तो हम इसको लिख लें आई सी सी वी अपॉन आर पी सी कॉस बीटा आ गया इधर, और कॉस 5 माइनस बीटा भी है इधर, डी एम बाई डी थीटा। ये आ गया तुम्हारा, मान लो टॉर्क जो आया वो मेजर्ड वैल्यू आ गई, वो ट्रू थी पहले जो निकाला, दोनों को डिवाइड कर दो, मेजर्ड माइनस ट्रू या ट्रू माइनस मेजर्ड। देखो करेक्शन फैक्टर एक होता है, ध्यान रखना, करेक्शन फैक्टर पहले भी डिस्कस किया था हमने। करेक्शन फैक्टर ये होता है 2 डिवाइड बाई मेजर्ड। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ट्रू डिवाइड बाई मेजर, और एरर होती है तुम्हारी 1 अपॉन करेक्शन फैक्टर माइनस 1, ठीक है, इंटू 100%। 1 अपॉन कर देते हो तभी तो फिर पी मेजर्ड बाई पी ट्रू हो जाएगा, और पी मेजर्ड माइनस पी ट्रू बाई पी ट्रू हो जाएगा, फिर सेट हो जाएगा। वो एरर वही है। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, पी ट्रू बाई पी मेजर्ड, ट्रू वो था, मेजर्ड ये है, तो सारी चीज़ें तो कट जाएंगी, बच क्या जाएगा। करेक्शन फैक्टर की अगर बात करो तो बच क्या जाएगा, वहाँ कॉस 5 था, और यहाँ क्या है, यहाँ है कॉस बीटा इंटू कॉस 5 माइनस बीटा, ठीक है। क्या किया हमने, करेक्शन फैक्टर मतलब क्या, पी ट्रू डिवाइड बाई पी मेजर्ड। पी ट्रू वो था जो पिछले पेज में लिखा हमने, पी ट्रू हमारा ये था, ये, या फिर टी ट्रू बोलो, जो बोलो, इसके प्रोपोर्शनल है, ये था। और मेजर्ड क्या है, इसमें क्या था, ये सारी चीज़ें तो हैं, बीच में कॉस 5 था, और ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं, इसमें कॉस बीटा कॉस 5 माइनस बीटा है, तो बाकी सारी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, ये रह जाएगा आपका। ये आ रहा है, ये भी ध्यान दें, लैगिंग लोड के लिए, लोड के लिए भी पूछ लेते हैं, ये जो हम कर रहे हैं किसके लिए, लैगिंग लोड के लिए, तभी तो हमने ये करंट को लैग कराया ना यहाँ पे, आईसीसी को वीपीसी से, लैगिंग लोड था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन फैक्टर कम आता है और एरर जो आपका पॉजिटिव आता है, करेक्शन फैक्टर कम आता है, एरर आपके पॉजिटिव। एरर निकालेंगे जब ना, एरर पे बड़ा फॉर्म सीधे क्वेश्चन आया था, एरर आएगा, परसेंटेज एरर जो है वो ये आएगा tan phi tan बीटा। मैं सीधे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, आपको यही याद करना है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, tan phi tan बीटा, ये आपका एरर आएगा, वो आपका करेक्शन फैक्टर है। कई बार करेक्शन फैक्टर पे क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने बीच का करेक्शन फैक्टर भी लिख दिया, अदरवाइज हम सीधे एरर लिख सकते थे। करेक्शन फैक्टर होता क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए, ट्रू वैल्यू बाई मेजर्ड वैल्यू, तो इसलिए एरर लिखेंगे तो 1 अपॉन करेक्शन फैक्टर माइनस 1, उसी तरह करके किया होगा हमने यहाँ पे, एरर को 1 अपॉन करेक्शन फैक्टर माइनस 1 सिंप्लीफाई करके लिख दिया, tan phi tan बीटा। ये ध्यान रखेंगे, फाई क्या है, पावर फैक्टर, मतलब लोड का पावर फैक्टर एंगल, और बीटा क्या है, ये जो प्रेशर कॉइल है इसका इम्पिडेंस एंगल है, ठीक है। क्लियर रहेगा, टर्म्स क्लियर रहने चाहिए। अच्छा, अब यही लीडिंग लोड के लिए करेंगे, ये लैगिंग लोड के लिए है, एरर पॉजिटिव आ रही है। लीडिंग लोड के लिए एक करेक्शन फैक्टर कम आएगा और एरर जो है नेगेटिव आएगी, ठीक है। एरर नेगेटिव आएगी लेकिन यही -tan phi tan बीटा हो जाएगा, प्लस की जगह लीडिंग लोड के लिए। फ़र्क क्या पड़ जाएगा, लीडिंग लोड कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फॉर्मूला याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं सीक्वेंस ये क्या बोलते हैं स्टेप्स इतना कर रहा हूँ, ये सारे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें याद रहें। सीधे अगर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तुमको याद नहीं रहेगा 2 दिन से ज़्यादा, कॉस बीटा कॉस 5 माइनस बीटा भूल जाओगे सब बाद में। सीक्वेंस जाओगे तुमको खुद मालूम रहेगा कैसे जाना है, क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस भी तब चलता है। लीडिंग लोड के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, फेजर डायग्राम ही पहले बना लेते हैं। मान लिया ये वीपी हमारा वी कह लो या वीपीसी कह लो, ठीक है।
लोड लीडिंग है, इसका मतलब जो करंट कॉइल से करंट जा रही है लोड में, वो पावर फैक्टर लीडिंग हो गया, इसका मतलब वो ऊपर चली गई, अब IC से चला गया ऊपर, ठीक है। और चूंकि इंडक्टर इफेक्ट आ रहा है, तो जो इसमें करंट है प्रेशर कॉइल में, वो तो लगी करेगी हमेशा बीटा से, तो वो हमारी IPC जो है वो इधर ही है, बीटा से लैग कर रही है, F उधर चला गया। तो जो अब चूंकि एंगल हमें जो कॉस यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, दोनों करंट के बीच का यूज़ कर रहे थे, जो फाई माइनस बीटा था वो फाई प्लस बीटा हो गया, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझ गए। तो अंतर क्या आ जाएगा, करेक्शन फैक्टर में सेम वैसे ही लिखेंगे हम, ये हो जाएगा कॉस फाई डिवाइड बाई कॉस बीटा कॉस फाई प्लस बीटा, ठीक है। और इसका एरर जो होगा वो हो जाएगा माइनस टेन फाई टेन बीटा, ठीक है। शुरू कर लेंगे। यहाँ P2 जो है मेजर से ज़्यादा है वहाँ, तो ये नेगेटिव एरर है, वहाँ पॉजिटिव एरर है। वहाँ हमारा करेक्शन फैक्टर कम आ रहा था 1 से, यहाँ पे करेक्शन फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 1, वहाँ करेक्शन फैक्टर शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो ये कंक्लूजन्स भी हैं, कंक्लूसिव इवेंट करके लिख सकते हो। लैगिंग में करेक्शन फैक्टर लेस देन 1 और एरर पॉजिटिव, मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू लैगिंग वाले के लिए, ठीक है। करेक्शन फैक्टर लेस देन 1, एरर इज पॉजिटिव, मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। पावर हम ज़्यादा मेज़र कर रहे हैं, ज़्यादा हो रही है जो है। और इसमें लीडिंग में करेक्शन फैक्टर ग्रेटर देन 1, एरर जो है वो नेगेटिव है, मेजर्ड वैल्यू हमारी कम है ट्रू वैल्यू से, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी। अब इसके एक कनेक्शन की वजह से भी एरर आता है, MC कनेक्शन LC कनेक्शन, दो तरह के एरर हैं। एक तो एरर किसके वजह से आया, पहला एरर प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस की वजह से, दूसरा एक आता है कनेक्शन के, एरर ड्यू टू कनेक्शन। कैसा एरर होगा, नॉर्मली जो कनेक्शन वॉट मीटर के लिए हम प्रेफर करते हैं MC कनेक्शन करते हैं, MC शॉर्टेड। M क्या होता है, ये पॉइंट, ये M होता है मेंस से जो लगा हुआ है, L इधर पॉइंट होता है जो लोड से लगा हुआ है, इधर एक कॉमन पॉइंट होता है, इधर एक कॉमन पॉइंट होता है, इधर वोल्टेज V का पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर कॉइल लगी होती है, ठीक है। तो कनेक्शन हम बता देते हैं उसके हिसाब से। कल दिख रहे थे ना, ये दोनों सीरीज़ में हो जाए तो वो वोल्टेज की तरह काम करेगा, लेकिन अगर वाट मीटर की तरह काम करना है तो हमेशा MC शॉर्ट होना चाहिए। तो MC शॉर्ट था पहले, ठीक है। अब अगर मैं इसको LC शॉर्ट कर दूं, तो क्या चेंज इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज वही आएगा इन दोनों में, प्रेशर कॉइल का जो अभी करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो जैसा हमने दूसरा वाला मेथड पढ़ा ना, AB मेथड, उसी टाइप का इसमें आ जाएगा। तो VPC बाई RPC, VPC स्क्वायर बाई RPC, ये एडिशनल पावर इसमें आ जाएगी। ट्रू पावर के अलावा VPC बाई RPC इसमें एडिशनल पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेजर पावर यहाँ पे ज़्यादा बताएगी इससे, ये हमारा ट्रू पावर वाला यहाँ से मिलेगा। यहाँ भी वो चीज़ आ जाती है कि दोनों एरर कनेक्शन का अगर हम इक्वल कर दें, जैसे वहाँ कंडीशन आए, यहाँ भी वही आता है। यहाँ भी हमारा क्या आता है, यहाँ भी ICC का स्क्वायर RA शुड बी इक्वल टू VPC स्क्वायर बाई RV कह लो या फिर RPC कह लो, ठीक है। अब चूँकि तुमको मालूम है कि VPC IPC लोड वाले ही हैं, तो लोड का रेजिस्टेंस RL शुड बी इक्वल टू अंडर रूट RA, RCC कह लो, RPC कह लो, ठीक है। तो सेम वही रिलेशन उसी तरह का RCC RPC। ये कब होगा, जब हम एरर को इक्वेट कर दें। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें आते हैं, पॉइंट आपको दिमाग में रहने चाहिए बस।
ठीक है, अब चलते हैं 2 वाट मीटर मेथड की तरफ। तो सिंगल वाट मीटर मेथड का समझ जाएंगे कि जो रीडिंग पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा कि जो करंट कॉइल में करंट है इनटू जो वोल्टेज कॉइल में वोल्टेज है इनटू कॉस ऑफ इन दोनों करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल। उसी बेस पे हम देखोगे अभी प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ हालांकि करने लायक नहीं है, आपको प्रूफ से वो मतलब होता है, लेकिन प्रूफ से क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है चीज़ों की ना। तुमको अगर लॉन्ग टाइम में कॉन्सेप्ट बनाना है तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत चेंज भी कोई करेगा ना, इंटरमीडिएट चेंजेस, उसको तुम कोप अप कर पाओगे। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो जो हल्के क्वेश्चन आएंगे मतलब जो, तो वो क्वेश्चन तो डील कर लोगे, बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा किया तो फंस जाता है। 2 वाट मीटर मेथड या फिर 3 फेज़ पावर अगर हमको मेज़र करना है तो सिंगल वाट मीटर मेथड से भी काम हो सकता है। अगर 3 फेज़ जो आपका है 4 वायर कनेक्शन है और बैलेंस्ड है लोड, तो लिख लेंगे 3 फेज़ 4 वायर कनेक्शन है, स्टार में ये पॉसिबल है। 3 फेज़ 4 वायर कनेक्शन है और बैलेंस्ड है सिस्टम। तो यहाँ अगर 3 फेज़ पावर आपको मेज़र करना है तो 1 वाट मीटर से भी काम चलेगा। यहाँ 1 वाट मीटर ही चाहिए। 1 वाट मीटर ले लेंगे, सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी 1 वाट मीटर की रेटिंग आएगी वो कहाँ लगाएंगे, एक लाइन और न्यूट्रल वाले। तो करंट कॉइल को लाइन में और प्रेशर कॉइल को एक लाइन और न्यूट्रल से बीच में लगा देंगे। वाट मीटर 1 लग जाएगा, उसकी जो भी रेटिंग आएगी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है और बैलेंस्ड है तो 1 वाट मीटर से ही काम चल जाएगा। अनबैलेंस्ड है तो 3 वाट मीटर भी लगेंगे, ठीक है। अनबैलेंस्ड है तो 3 भी लगेंगे। और 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम है, ब्लेंडल्स की थ्योरी है ये। 3 फेज़ 3 वायर है, बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे 2 वाट मीटर लगेंगे, जो हम 2 वाट मीटर मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, 3 फेज़ 3 वायर के लिए 2 वाट मीटर मेथड। क्लियर है। अब बहुत जल्दी से डिराइव कर लेते हैं, ख़त्म हो गया। ज़्यादा पढ़ दिया क्या हम लोग, थोड़ा सा गेट टाइप का प्रिपरेशन भी हो जा रहा है इसमें ना। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे किस एग्ज़ाम में बैठेंगे हमारा कोई गारंटी है नहीं। यही तो अभी है नज़दीक में, हमारा तो भविष्य आगे है बहुत। तो 2 वाट मीटर मेथड पावर मेजरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट यही है। पावर मेजरमेंट यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। तो क्या हम बोल रहे हैं कि 2 वाट मीटर लगेंगे 3 फेज़ पावर मेज़र करने के लिए, और दोनों वाट मीटर का सम जो होगा W1 + W2 वही आपका 3 फेज़ पावर जो होता है, क्या होता है, √3 VLIL cos phi। तो ये मैं लिख भी देता हूँ कि जो ट्रू पावर होगी जो मेज़र होने वाली है वो बेसिकली दोनों वाट मीटर का सम होगा, वो आएगा √3 VLIL cos phi। ये कैसे आ रहा है मैं नहीं डिस्कशन लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आएगा कैसे ये मालूम है, W1 W2 की रीडिंग हमको मालूम होनी चाहिए, तो हम उसको ऐड करेंगे, फिर टिग्नोमेट्रिक हिसाब किताब बिठाएंगे, अंत में ये √3 VLIL cos phi आएगा। तो हमारे लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ होंगी। पहली बात तो वाट मीटर्स की रीडिंग क्या होगी, जो लगे हुए हैं W1 W2 उनकी रीडिंग क्या होगी, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान ले ये हमारे पास एक लोड है, बैलेंस लोड लगा हुआ है,
वाई बी, आर वाई बी सीक्वेंस है, आर वाई बी, ठीक है। अब मान लिया 2 वाटमीटर लगाना है, एक को यहाँ लगा दिया आर में करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल को बी में लगा दिया, ठीक है। दूसरा अपना वाटमीटर का करंट कॉइल इसमें लगा दिया, इसका भी प्रेशर कॉइल। तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, एक कॉमन किसी फेज़ को रखेंगे, दोनों का प्रेशर कॉइल उसमें डालेंगे, करंट कॉइल दोनों अलग अलग फेज़ में लगा देंगे, ठीक है। इसको मान लिया ये हमारा वाटमीटर 1 हो गया और ये वाटमीटर 2 हो गया, ठीक है। अब बताओ वाटमीटर 1 की रीडिंग क्या लिख दें? रीडिंग लिखने का तरीका वही, करंट इन करंट कॉइल। तो करंट कॉइल में क्या करंट है? अगर आर फेज है तो आई आर, वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल, वोल्टेज कॉइल, तो आर और बी के बीच में है ये, तो हम क्या लिख दें? वी आर बी चलेगा। और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई आर एंड वी आर बी, अब ये एंगल ही डिसाइड करना है। फेजर डायग्राम खींच दिया जाए, फेज वोल्टेज है वाई वी आर, वी वाई वी बी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फेज करेंट्स भी थोड़ा थोड़ा इसको लैग करके होंगी, आई आर आई वाई आई बी, चलेगा। लोड पावर फैक्टर के हिसाब से थोड़ा लैग है करंट वोल्टेज में। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए आई आर और वी आर बी के बीच का एंगल। तो वी आर बी कैसे मिले? वी आर माइनस वी बी, वी आर माइनस वी बी, वी आर तो इधर है, वी बी किधर है? वी बी इधर है, तो माइनस वी बी किधर जाएगा? इधर, ठीक है। वी आर माइनस वी बी में इधर मिल जाएगा हमको, यही है वी आर बी, ये हमारा वी आर बी है। वी आर बी और आई आर के बीच का एंगल चाहिए, मतलब हमको ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल तो मान लो थीटा है, आपका पावर फैक्टर एंगल या फाई जो भी है, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा टोटल जो वी आर बी ने वी आर से बनाया? ये थीटा पीटा पी नहीं, थीटा का बात नाम मत लो, थीटा प्लस क्या बोलोगे फिर? ये तो सीधे सीधे है कि भाई ये था, ये इधर आया, ठीक है। इनके बीच पूरा कितना था? 120 था। अब ये इनके बीच 120 है, ठीक है। तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तो 180 है, इसका मतलब ये मामला 60 है, और ये 60 है तो ये भी 60 है पूरा, और ये पैरेललोग्राम है तो आधा करेगा, इसका मतलब ये 30 है। क्लियर है? तो ये पूरा 30 है, ये थीटा है, तो ये जो हमको चाहिए था वो क्या होगा? 30 माइनस थीटा। तो यहाँ मतलब अब स्टार कनेक्टेड है तो आई आर कहो चाहे जो भी है, लाइन करंट फेज करंट सेम होगी। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट ही फेज करंट होती है, ये रिलेशन हमको पता है। और लाइन वोल्टेज क्या है? वी एल इक्वल टू रूट 3 वी पी एच, और डेल्टा में वोल्टेज का सेम होता है, वी एल इक्वल टू वी पी एच, करंट का होता है आई एल इक्वल टू रूट 3 आई पी एच, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं वी एल आई एल, ये तो लाइन वोल्टेज है ही है वी आर बी, और ये हो गया कॉस 30 माइनस थीटा या फाई जो कह लो। ये W1 की रीडिंग हो गई। W2 की रीडिंग की बात करें, क्या लिखेंगे? करंट आई वाई, वाई फेज में करंट कॉइल है आई वाई, वोल्टेज वाई बी करेंगे, वाई से बी में जा रहे हैं, वी वाई बी। अब कॉस इनके बीच का ही एंगल लिखना है, देख लेते हैं वी वाई बी कहाँ है। वी वाई इधर है, माइनस बी हम लाए हैं इधर, ठीक है। तो ये कहीं ऐसे होगा, वी वाई बी, ठीक है। वी वाई बी किसके बीच का चाहिए? आई वाई के, ठीक है। तो ये तुमको मालूम है 30, और ये थीटा 30 प्लस थीटा, तो इसका मतलब कॉस 30 प्लस थीटा। तो याद रखना चाहिए आपको, कई बार ये भी काम आएगा, दोनों वाटमीटर की रीडिंग, 2 वाटमीटर में दोनों वाटमीटर की रीडिंग कि भाई W1 आती है, एक आती है वी एल आई एल कॉस 30 प्लस थीटा, एक आती है वी एल आई एल कॉस 30 माइनस थीटा, ठीक है। हालांकि हम ये निकाल रहे हैं,
लेकिन हमको याद भी रहे, अच्छा है। एक रीडिंग आती है VLIL cos 30 प्लस थीटा, एक आती है VLIL cos 30 माइनस थीटा। अब जब इन W1 W2 को आप ऐड कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक अरेंजमेंट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा √3 VLIL cos phi। और इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी मालूम होना चाहिए क्या आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा VLIL साइन, ये फाई थीटा में कंफ्यूज हो जाओगे, सबको फाई ही कर देते हैं, ठीक है। ये अगर हम माइनस कर देते हैं तो इन दोनों रीडिंग को इसको माइनस कर देते हैं, cos C माइनस cos D लगाएंगे, हिसाब किताब करेंगे तो हमको आ जाएगा VLIL साइन फाई, ठीक है। अब इसके बाद हम पावर फैक्टर का यहाँ से फॉर्मूला करेंगे डिराइव। उसी पे आते हैं न्यूमेरिकल, तुम्हारे इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चंस। यहाँ पर अगर आप W1 माइनस W2 को डिवाइड कर दीजिए W1 प्लस W2 से, W1 माइनस W2 क्या है VLIL साइन फाई, और वो क्या है √3 VLIL cos फाई। VLIL तो ख़त्म, tan फाई बाई √3, तो ये आ जाएगा tan फाई बाई √3। फिर यहाँ से आपका पावर फैक्टर एंगल फाई क्या आ जाता है, जो हम एपिकुलर फार्मूला लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W, ये लिखते हैं पावर फैक्टर का फार्मूला। पावर फैक्टर लगाएंगे तो कॉस लगा देंगे, cos फाई, ये हमारा पावर फैक्टर एंगल हो गया। ठीक है, तो अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे कि पावर फैक्टर पूरा फार्मूला क्या हो गया cos फाई का, cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कहेंगे, कंडीशंस देंगे कि P1 और P2 दोनों बराबर हैं, तो पावर फैक्टर कितना होगा। दोनों वाट मीटर, चलो W के टर्म में लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाओ तुम भी। P1 कहाँ गया, W1 और W2 बराबर, मतलब दोनों सेम रीड कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर कितना होगा। सीधे क्वेश्चन यही आता है, कितना होगा। सेम रीड करेंगे तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0, फाई एंगल 0, cos 0 1, तो पावर फैक्टर तो आपका हो जाएगा यूनिटी और एंगल हो जाएगा 0। दोनों चीज़ें साथ साथ देखते चलेंगे। यहाँ हमारा पावर फैक्टर है और यहाँ एंगल है, पावर फैक्टर 1 एंगल 0, ठीक है। अब W1 इज इक्वल टू माइनस W2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रीड करें तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फाइनाइट क्या हो जाता है 90 डिग्री, cos 90 0, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पावर फैक्टर 0, ठीक है। एक जो है दूसरे का डबल करें, ऊपर तो कट जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा 1/3, और √3 ऊपर है कट जाएगा नीचे 1/√3,
1/√3 tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है 30 डिग्री, और cos 30 क्या होगा √3/2। तो इसका मतलब ऐसे में एंगल आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 0.866 √3/2। एक W1 रीड करे, W2 जीरो रहे, एक करे एक ना करे, तो क्या होगा tan इनवर्स √3 हो जाएगा बस एंगल। tan इनवर्स √3 क्या होता है 60, तो इसका मतलब ये 60 और पावर फैक्टर 0.5। ठीक है, अब उल्टा हो जाए, W2 करे W1 ना करे, W2 रीड करे W1 जो है 0 हो जाए, तब भी पावर फैक्टर -0.5 आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 120। ठीक, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि भैया ये वाटमीटर ऐसा रीड कर रहा है, ये उसका डबल कर रहा है, एक ये उसका नेगेटिव कर रहा है, उसमें एक ही कर रहा है, दोनों बराबर कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट पावर फैक्टर आते हैं। तो कई बार अगर तुम देखोगे तो तुमको याद भी हो जाएगा, याद हो जाएगा तो डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन कंफ्यूज होने का क्यों है, हम सीधे फॉर्मूला याद रखें, क्यों कंफ्यूजन है, क्यों इतना अच्छा क्वेश्चन गलत क्यों कर दें जल्दीबाजी में। हम अपना ये याद रखें, डाल देंगे वैल्यू जैसा कहेगा, W1 - W2 करके प्लस करके देख लेंगे क्या एंगल आ रहा है, क्या पावर फैक्टर आ रहा है। तो दो जगह जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक तो पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल में दोनों ऑप्शन भी दे देते हैं, 0.5 भी दे देंगे और 30 भी दे देंगे। पूछा है पावर फैक्टर एंगल, तुम मार दिए पावर फैक्टर, रटे हो अगर कि भैया दोनों अगर में से एक चलेगा तो पावर फैक्टर 0.5 होता है। क्वेश्चन पूछा है पावर फैक्टर एंगल, तो पावर फैक्टर एंगल 60 होता है। ठीक है, तो ये दोनों सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं, बस हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ 2 वाटमीटर मेथड से क्या कंक्लूजन लेंगे, क्या क्या चीज़ याद कर लेंगे। हालांकि सारा प्रोसेस भी हमने कर लिया, देखा कैसे फेजर डायग्राम से कैसे डिराइव कर रहे हैं, वो सब हमारे दिमाग में रहेगा। अगर कुछ चेंज कर दें कि एक फेज़ यहाँ से उड़ा दिया, इसको दूसरे में लगा दिया, तो उससे करस्पॉन्डिंग क्या चेंज आएगा, ये हम समझ सकते हैं क्वेश्चन लगाएंगे तो। और लेकिन फिलहाल याद करने के लिए, छोटे एग्जाम्स के लिए जो ज़्यादा क्वेश्चन वाले आते हैं, उसमें एक तो वाटमीटर्स की रीडिंग, एक रीड करता है VLIL cos 30 + थीटा, एक रीड करता है VLIL cos 30 - थीटा। दोनों का सम कर देते हैं जब, तो वो आ जाता है √3 VLIL cos phi, वो हमारा 3 फेज पावर जो है मेज़र करते हैं। दोनों को माइनस कर देते हैं तो मिलता है VLIL sin phi। ठीक है, प्लस करने पे √3 VLIL cos phi, माइनस करने पे VLIL sin phi। उसके उनको डिवाइड करके हमने पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया था। पावर फैक्टर का फॉर्मूला था √3 W1 - W2/W1 + W2 tan इनवर्स में था। पावर फैक्टर एंगल और कॉस ले लिया तो पावर फैक्टर। ठीक है, ये यहाँ तक 2 वाटमीटर मेथड में हम याद रखेंगे। तो ये हमारा कुल मिला के पावर मेजरमेंट कंप्लीट होता है इसमें। तो पावर मेजरमेंट में इतनी ही चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। पावर मेजरमेंट और एनर्जी मेजरमेंट मिला के दोनों, एनर्जी मीटर में एनर्जी मीटर पढ़ते हैं और कैसे उसमें एरर्स आते हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा एनर्जी मीटर में, जो क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है, 1 ही 2 फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं। थ्योरी के नाम पे थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। क्रीपिंग क्या होती है, क्रीपिंग कैसे बोलते हैं, मैग्नेट लगा के दूर ले जाते हैं, पास ले जाते हैं, स्पीड घटती है बढ़ती है, छोटे छोटे थ्योरीटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेंगे एनर्जी मीटर में। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट पावर के लिए, तो पावर मेजरमेंट में पूरा अगर देखें शुरू से, तो 2-3 पॉइंट याद रखने का है। एक तो DC पावर में VA मेथड, AB मेथड वाला, उसमें से कौन किसके लिए प्रेफरेबल है। उसके बाद हम वाटमीटर मेथड में आते हैं इधर सिंगल फेज में। तो एजम्पशंस, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का एजम्पशंस क्या एजम्पशंस था, करंट कॉइल में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से VPC हमारा V लोड के बराबर हो सके। और दूसरा प्योरली रजिस्टिव रहेगा, प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। ठीक है, और इसके वजह से फिर एरर किसकी वजह से आ रहे हैं, तो अगर ये प्योरली रजिस्टिव ना हो के कुछ इंडक्टेंस आ जाए तो उसकी वजह से एरर आएंगे। एरर भी हमने देखा, लैगिंग लोड के लिए tan phi tan बीटा, लीडिंग लोड के लिए -tan phi tan बीटा। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है लीडिंग लोड के लिए एरर। और फिर उसके बाद एक है कनेक्शन की वजह से एरर आ जाता है, MC शॉर्टेड और LC शॉर्टेड। तो LC शॉर्टेड का पावर हमेशा MC शॉर्टेड के पावर से ज़्यादा रहेगा। ये थ्योरेटिकली दिमाग में भी रहे कि PLC शॉर्टेड शुड बी ग्रेटर देन MC शॉर्टेड। ठीक है, ये भी एक थ्योरेटिकली दिमाग में रहे। और उसके बाद 2 वाटमीटर मेथड अपने सामने है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम थोड़ा सा एनर्जी मीटर डिस्कस करेंगे पहले, और एनर्जी के जितने क्वेश्चन होते हैं एनर्जी मेजरमेंट के, और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन लाइन से लगाएंगे।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कवर हो गया। इसके पहले वाला जितना हमने कवर किया, इतने में समझो कि तुम्हारा आधे से ज़्यादा मेजरमेंट हो गया। अब इसमें खाली रेजिस्टेंस मेजरमेंट, AC ब्रिजेस और CRO पढ़ेंगे तो खेल ख़त्म। ठीक है, चलो, थैंक यू।